दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग जो बायोलॉजी की सीरीज पर बात कर रहे थे उसी में आज हम लोगों का जो बेसिकली चैप्टर रहेगा वो है नर्वस सिस्टम का ही है ना, पार्ट 2 यानी कि भाग 2। तो कल के सेशन में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पर बातचीत करनी शुरू की थी और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने है ना ब्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजों को समझा था या फिर न्यूरॉन से रिलेटेड है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बातचीत की थी। आज के इस सेशन में हम लोग न्यूरॉन्स के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ब्रेन पर भी है ना डिटेल में चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो जो लोग भी है ना यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हैं या जो लोग है ना मुझे लाइव सुन पा रहे हैं है ना, तो सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ आप सब तैयार हो जाइए। है ना, हम शुरू करने वाले हैं आज है ना नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 पर। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज न्यूरॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा है ना, न्यूरॉन्स हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, न्यूरॉन्स। तो अगर हम न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं की बात करते हैं तो जैसा मैंने कल के सेशन में ही आप सबको बताया था कि न्यूरॉन एक तरह की क्या होती है, सेल यानी कि एक तरह की कोशिका होती हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में ही ये सेल एग्जिस्ट होती हैं। लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा रोल हमें दिखता है वो दो जगहों पर दिखता है ना, जिसमें से एक हिस्सा हमारा कौन सा होता है, ब्रेन, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। और बाकी अदर पार्ट में या दूसरे जगहों पर जहां जहां पर भी न्यूरॉन्स हमें देखने को मिलती हैं, इनका काम केवल और केवल है ना सिग्नल या फिर मैसेजेस को ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना होता है। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो मौजूद न्यूरॉन्स होती हैं है ना, उन्हीं का काम होता है कि पूरा प्रोसेस करने के बाद है ना ये है ना उन सेल्स को बताने का काम करती हैं जहां से मैसेज आया था। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरॉन सेल हमें देखने को है ना किस तरीके से मिलती है। तो न्यूरॉन सेल का यहाँ पर आप सभी लोग डायग्राम देख पा रहे हैं। न्यूरॉन सेल हमें कुछ इस तरीके से है ना दिखाई पड़ती है। और जैसा मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि न्यूरॉन सेल में है ना 4 पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है ना। सबसे पहले पार्ट को क्या कहा जाता है, साइटोन। है ना, दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन। है ना, तीसरे पार्ट को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स। और वहीं पर जो इसका चौथा पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको, उसे एक्सॉन कहा जाता है। तो न्यूरॉन सेल के 4 जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो कौन कौन से हो गए बताइए। तो सबसे पहले नंबर पर साइटोन है ना, दूसरे नंबर पर कौन सा, डेंड्रॉन। है ना, तीसरे नंबर पर कौन सा, डेंड्राइट्स। और चौथा पार्ट कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है एक्सॉन। तो आइए हम इन्हीं को डायग्राम के थ्रू समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप सभी लोग देख पा रहे हैं है ना, इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम किसका है, ये न्यूरॉन का है। किसका डायग्राम देख रहे हैं आप, है ना, न्यूरॉन का। मतलब न्यूरॉन सेल कुछ इसी तरह से हमें ये देखने को मिलती है ना। अब इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा आप न्यूरॉन सेल का देख पा रहे हैं है ना, इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को साइटोन कहा जाता है ना। साइटोन को ही हम सेल बॉडी भी कहते हैं। और सेल बॉडी के साथ साथ इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे हम लोग सोमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग सोमा भी कहते हैं। और साइटोन का काम यह होता है कि न्यूरॉन्स के पास जो भी मैसेज, मतलब कि न्यूरॉन्स के पास जो भी संदेश आते हैं उन मैसेज को प्रोसेस करने का काम कहां पर होता है, वो साइटोन में ही होता है। कहां पर होगा, है ना, साइटोन में ही होगा। यानी कि जैसा हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अगर आपने किसी चीज को छुआ है ना, वो चीज छूने में कैसी है, कठोर है या फिर सॉफ्ट है, तो हमारे जो त्वचा में मौजूद न्यूरॉन्स होंगे वो मैसेज को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, ब्रेन के पास, है ना। और ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होंगी उन न्यूरॉन सेल के वो मैसेज कहां पर पहुंचेगा, साइटोन में। कहां पहुंचेगा, साइटोन में। और साइटोन जो है प्रोसेस करने के बाद है ना इस त्वचा वाले न्यूरॉन को ये बताएगा कि जो चीज आपने छुआ है या जिस चीज को आपने हाथ लगाया उसका नेचर यानी प्रकृति कैसी है। अगर कठोर है तो वो कठोर फील कराएगा और अगर वो सॉफ्ट है तो कैसा फील कराएगी, है ना, सॉफ्ट।
यानी कि मैसेज की प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, तो ये होती है साइटोन में या फिर सेल बॉडी में, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग सोमा भी कहते हैं। और यही जो साइटोन होता है ना, इसी साइटोन के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, यहीं पर होता है न्यूक्लियस। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन सेल के किस पार्ट में या न्यूरॉन सेल के किस हिस्से में, है ना, न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, साइटोन होगा। क्या होगा, साइटोन होगा, है ना। अब उसके बाद अगर आप देखें तो जहां पर ये, है ना, साइटोल वाला पार्ट खत्म हो रहा है ना, जहां पर ये साइटोन वाला पार्ट खत्म होगा, तो जो आपको ये सारी बाउंड्रीज देखने को मिल रही है ना, ये वाली जो बाउंड्रीज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस बाउंड्रीज वाले पार्ट को हम लोग इसे ही डेंड्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को हम डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन से ही आप देख रहे हैं कि यहां से बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं निकली हुई हैं, है ना। इन्हीं शाखाओं को या इन्हीं ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले न्यूरॉन सेल में साइटोन कहां पर होता है, तो आगे की तरफ होगा, है ना, और जो उसका सेंटर पार्ट होता है उसे हम साइटोन कहते हैं। साइटोन में ही क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है। साइटोन का काम क्या होता है बताइए, प्रोसेस करना मैसेज को, है ना। और फिर जहां पर ये साइटोन खत्म होगा, उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसे डेंड्रॉन कहा जाता है। और इसी डेंड्रॉन वाली जगह से आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी शाखाएं, है ना, आपको निकलती हुई दिख रही हैं। और इन्हीं ब्रांचेस को ही हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको, है ना, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स, है ना। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, है ना, यही क्या करते हैं, ये मैसेज को, है ना, ये रिसीव करने का काम करते हैं। मतलब कि एक न्यूरॉन सेल में जो मैसेज आता है ना, वो मैसेज किसके थ्रू आता है, तो वो आता है डेंड्राइट्स के थ्रू। किसके थ्रू आता है ना, डेंड्राइट्स के थ्रू आता है। तो ये बेसिकली, है ना, मैसेज को ये रिसीव करने का काम करते हैं, है ना, ये मैसेज को प्राप्त करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर एक, है ना, न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल को मैसेज भेज रही है, क्योंकि आप जानते हो कि पूरे शरीर में क्या है, पूरे शरीर में न्यूरॉन बहुत सारे हैं, है ना। और ये ब्रेन से लेकर, है ना, हमारे पैर तक न्यूरॉन में है ना। इसके अलावा हाथ में मतलब स्किन में भी न्यूरॉन सेल पाई जाती है ना। अगर हाथ हमने किसी चीज को लगाया, जैसे मैंने कहा कि अगर ये टेबल कठोर है, तो यहाँ के न्यूरॉन ने मैसेज किसको भेजा बताइए, है ना, ब्रेन के न्यूरॉन को। तो ब्रेन की न्यूरॉन कहां से मैसेज को रिसीव करेगी, तो वो करती है डेंड्राइट से। कहां से करती है ना, डेंड्राइट से वो मैसेज रिसीव करेगी। और रिसीव करने के बाद मैसेज कहां पर आ रहा है, देखिए डेंड्रॉन वाले हिस्से में। और डेंड्रॉन का काम सिर्फ इतना है कि डेंड्राइट से जो मैसेज मिला है उसे साइटोन तक पहुंचाना। क्या काम है डेंड्रॉन का, है ना, जो मैसेज डेंड्राइट्स में आया उसको साइटोन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, डेंड्रॉन। और पूरी प्रोसेस कहां पर होगी, साइटोन में, है ना। साइटोन ही ये समझेगा कि सामने वाला जो न्यूरॉन है, जो मैसेज अपन को भेजा, उस मैसेज में उसने लिखा क्या है ना। तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग कहां पर होगी बताइए, साइटोन में, है ना। तो डेंड्राइट्स क्या होती हैं, ये न्यूरॉन्स की शाखाएं होती हैं। यहीं पर सबसे पहले मैसेज क्या होता है, रिसीव होता है, मैसेज यहीं पर प्राप्त होता है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, खाइए कसम बगल वाले की सुबह सुबह एक बार, है ना। सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, क्या होती है, न्यूरॉन सेल, है ना। इन न्यूरॉन सेल का जो पिछला हिस्सा होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन की पूंछ। क्या बोलते हैं, पूंछ। एक्सॉन का मतलब ही होता है पूंछ, है ना। ये जो न्यूरॉन का पिछला हिस्सा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, इसे एक्सॉन कहा जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में, है ना, तकरीबन 90% पाई जाती है न्यूरॉन सेल। कितने परसेंट होती हैं, 90%। और 10% क्या पाई जाती हैं, गिलियल सेल्स। क्या पाई जाती हैं, गिलियल सेल्स। अरे होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं ना, है ना। तो अगर आप जैसे ही एक्सॉन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे,
तो इस एक्सॉन में यहां पर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी कुछ सेल्स और मिलती हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि श्वान कोशिकाएं है ना या स्वान सेल कहां पर पाई जाती हैं? तो स्वान सेल ये पाई जाती है न्यूरॉन सेल के अंदर ही एक्सॉन वाले हिस्से में। और स्वान सेल एक तरह की गीलियल सेल है। क्या है ये? गीलियल है ना। मेन सेल हमारे ब्रेन और शरीर में कौन सी होती है? लगभग न्यूरॉन। और न्यूरॉन सेल में जो अदर सेल पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं गीलियल। तो गीलियल सेल का एक टाइप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वान सेल है ना। ये एक्सॉन वाले हिस्से में रहती है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि इस एक्सॉन वाले हिस्से में क्योंकि पूंछ है तो इसे मजबूती चाहिए। अगर ये कमजोर होगा तो न्यूरॉन सेल का एक्सॉन वाला हिस्सा आसानी से टूट सकता है। तो इसे मजबूत बनाने के लिए एक कवर लगाया गया है। जैसे मोबाइल को आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कवर, है ना। ठीक उसी तरीके से न्यूरॉन सेल में यहां पर आप देखेंगे कि ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। इसी को हम बोलते हैं माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कहा जाता है माइलिन सीथ। अरे क्या बोलते हैं इसको? इसे बोला जाता है माइलिन सीथ, है ना। माइलिन सीथ के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना। ये कवर होता है इसका। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो न्यूरॉन सेल में है ना पीछे की तरफ जो कवर लगाया गया होता है ना, वो क्या कहलाता है? तो उसे हम माइलिन सीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम माइलिन सीथ कहते हैं, है ना। और होता क्या है कि आप देखिए कि इन कवर्स के बीच में, मतलब कि जहां जहां पर आपको कवर दिख रहा है, इन कवर्स को आपस में जोड़ने के लिए है ना बीच बीच में जगह जो है वो छोड़ी गई है। इसे हम लोग कहते हैं, है ना, नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये केवल और केवल मैसेज जब आगे ट्रांसफर होता है तो ये ट्रांसफर में हेल्प करता है ना। ये केवल और केवल मैसेज को आगे पहुंचाने में क्या करता है ना, ये मदद करता है या हेल्प करता है। तो यहाँ पर नोड ऑफ है ना जो है रैनवियर आपको यहाँ पर दिख रहा है। और फिर उसके बाद है ना ये जो न्यूरॉन सेल है उसका जो पिछला हिस्सा है ना, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। अरे बताइए हाँ कि ना, है ना। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ना, इसका काम होता है कि न्यूरॉन इसी के थ्रू अपने मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है ना। मैसेज जो फॉरवर्ड होता है, मैसेज जो आगे भेजा जाता है ना, वो कहां से भेजा जाएगा? तो आप बोलेंगे कि मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम, यानी कि आगे भेजने का काम है ना, कहां से होता है? एक्सॉन टर्मिनल से। कहां से होगा बताइए? एक्सॉन टर्मिनल से होगा। एक न्यूरॉन मैसेज रिसीव कहां से करती है? डेंड्राइट्स। और वही न्यूरॉन मैसेज भेजती किधर से है? तो एक्सॉन टर्मिनल, है ना। ये कुछ इस तरीके से जो न्यूरॉन सेल है उसका काम हमें देखने को मिलता है। तो न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में पाई जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक है ना, जो मेनली कहां पर प्रेजेंट होती हैं, मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं बताइए? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के है ना न्यूरॉन्स को हम लोग मिलाकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहा जाता है सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। मुख्य तंत्रिका तंत्र कौन सा है हमारा? यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और बाकी जो है ना अदर हमें न्यूरॉन्स दिखते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। मतलब कि ये शरीर में और दूसरी जगह पर जहां जहां न्यूरॉन्स हैं उनको मिलाकर जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पीएनएस कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि जो न्यूरॉन सेल मैंने आपको बताया, पूरी कहानी क्लियर है। न्यूरॉन सेल का ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? साइटोन, है ना। मैसेज प्रोसेस कहां पर होगा? साइटोन में, है ना। साइटोन के अंदर ही क्या होगा? न्यूक्लियस, है ना। फिर जहां पर साइटोन खत्म होगा उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन, है ना। जहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, है ना। तो डेंड्राइट का काम क्या है? ये मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है। मतलब दूसरे न्यूरॉन से एक न्यूरॉन जो मैसेज रिसीव करेगा वो कहां से करेगा बताइए? तो वो करेगा कहां से? वो करेगा रे कहां से? वो करेगा कहां से? है ना, डेंड्राइट से, है ना। और फिर उसके बाद मैसेज रिसीव करने के बाद पूरी प्रोसेसिंग हुई, और जब मैसेज ट्रांसफर करना होगा तो अब किधर करेगा? एक्सॉन की तरफ, है ना। और जब एक्सॉन की तरफ मैसेज जा रहा होगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटी छोटी कुछ सेल्स मिल रही हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्वान सेल्स। अरे हाँ कि ना, है ना। और स्वान सेल्स के बाद हमारा ये जो एक्सॉन है वो एक कवर से ढका हुआ है। इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइलिन सीथ कहते हैं।
है ना। और माइलिन शीथ कनेक्ट होते हैं एक नोड से, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनबियर, है ना। और फिर उसके बाद मैसेज जाता है एक्सॉन टर्मिनल में, और एक्सॉन टर्मिनल से ही मैसेज क्या होता है, एक न्यूरॉन से बाहर, है ना, ट्रांसफर कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये जो कहानी हम लोगों ने डिस्कस की, यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? न्यूरॉन सेल का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, और न्यूरॉन सेल कैसे काम करता है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताइए यहाँ के ना, है ना। और बाकी न्यूरॉन्स जो शरीर में हैं, है ना, उनका काम क्या होता है? केवल और केवल उन्हें जो मैसेज मिलता है वो किसको भेज देते हैं, है ना, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। पहले तो ब्रेन को, ब्रेन जब तक बिजी नहीं होगा तब तक मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं जाएगा, है ना। अगर ब्रेन फ्री है तो जवाब कौन देगा? ब्रेन देगा। और अगर ब्रेन बहुत ज्यादा बिजी है तो फिर कौन जवाब देता है? स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन सेल है ना, फिर वो जवाब देती है। अरे हाँ कि ना। और ब्रेन मतलब हमारा क्या? दिमाग। ब्रेन मतलब हमारा क्या? दिमाग, मस्तिष्क, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊं कि आप लोगों ने महिला और पुरुष के नाम के ठीक पहले आपने देखा होगा कुछ संबोधन का प्रयोग किया जाता है ना। जो पुरुष होते हैं वो या तो श्री लगाते हैं या श्रीमान लगाते हैं, है ना। और जो, है ना, महिला होती हैं उनके नाम के ठीक पहले श्रीमती शब्द का प्रयोग होता है ऐसा। अरे आप सब जानते हैं ना, होता है ऐसा, है ना। आखिर कभी आपके दिमाग में ये मुद्दा आया कि ये जो श्रीमती और श्री या श्रीमान लगता है ये काई को लगता है ना, ये क्यों लगता है? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की मूल वजह ये है, मैं बता रही हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। श्रीमती का मतलब क्या होता है पहले वो बताता हूं, फिर मैं श्रीमान की तरफ आता हूं, है ना। श्रीमती का मतलब ये होता है कि देखिए, महिलाओं को ऐसा लगता है, महिलाओं की मैं एक खास बात आपको बता रहा हूं, महिलाओं की एक आदत होती है कि उन्हें अपनी मति, मतलब कि मस्तिष्क में जो बात आ रही है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान लगती है। अगर आप किसी भी महिला यानी कि फीमेल को ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो महिला की तरफ से एक ही जवाब आता, हमको समझा रही है ये, है ना। है ना, हमको बता रही है ये, है ना। तो वो जो है महिला क्या है, अपने मस्तिष्क यानी कि अपने मति पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। श्रीमती का मतलब होता है ऐसी महिला जो अपनी मति पर जितना विश्वास करती है, अगर वो सबके मति पर उतना ही विश्वास करती है तो ही वो श्रीमती है। श्रीमती का मतलब होता है कि सबकी मानसिकता को एक समान समझकर चलना, ये है श्रीमती। और जब तक ये गुण किसी भी महिला में, है ना, किसी भी फीमेल में विकसित नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस महिला में अभी श्रीमती बनने के जो लक्षण हैं वो नहीं आए हैं। तो जब तक महिला अपनी बुद्धि के साथ साथ दूसरे की बुद्धि को बराबर नहीं समझती, है ना, तब तक वो श्रीमती नहीं है ना। अच्छा, कुछ श्रीमान लोग वाले खुश हो रहे होंगे, है ना, श्रीमान का भी बता रही हूं। श्रीमान वाले जो होते हैं, श्रीमान किस में लगता है? पुरुषों में, है ना। अब जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? हर जगह कुछ हो ना हो एक ही चीज ढूंढते हैं, मान सम्मान। मान सम्मान उन्हें चाहिए, है ना, जहां भी जाएंगे मान सम्मान। भले उनका व्यक्तिगत जो जीवन और व्यक्तिगत प्रोफाइल है वो शून्य है, जीरो, लेकिन वहां भी एक्सपेक्ट ये करेंगे कि कोई रिस्पेक्ट बहुत कायदे का करे, है ना। घूम रहे हैं, घर वाले चलते फिरते देते रहते हैं, है ना। और दूसरे के घर पर जाएंगे तो ये विशेष तौर पर बैठ के यही उम्मीद करेंगे कि कोई पानी पूछ ले, कोई भोजन पूछ ले, और भोजन पूछे ना बढ़िया बकायदा आके और बोले खाना खा लीजिए। हाँ, और जब तक ऐसे नहीं बोलेगा तब तक पुरुष को ये लगेगा कि यार हमारा हमारा ना मान सम्मान नहीं हुआ। एक पुरुष जितना ज्यादा अपने मान सम्मान के लिए दुखी होता है या परेशान होता है, अगर वही पुरुष अगर समान सम्मान अगर महिलाओं को दे पाने में सक्षम है तो वो श्रीमान है। अगर नहीं तो फिर उस व्यक्ति को श्रीमान कहलाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए श्री या श्रीमान शब्दों का प्रयोग इन संदर्भों में किया जाता है कि जितना वो अपनी रिस्पेक्ट करता है पुरुष, अगर वो महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देता है तो वो श्रीमान है।
और महिलाएं जितना ज्यादा अपने मति पर विश्वास करती हैं, अगर सबके मति पर विश्वास करने लगे तो वो श्रीमती हैं। अरे समझे? समझे कि नहीं समझे? तो अब कार्ड पर जो लिखा रहता है बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना, कि जब तक आपके नाम के आगे श्रीमान नहीं लग जाए, और श्रीमान जिस दिन लग गया उस दिन ये गुण विकसित कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने से जब कार्ड आए तो श्रीमान काट दीजिएगा। आप खुद को साबित कर दीजिएगा कि हम श्रीमान या श्रीमती अभी फिलहाल बनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये न्यूरॉन सेल का पूरा वही काम है। ये जो मान सम्मान और मति है, इस सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूरॉन सेल्स। ये तंत्रिका कोशिकाएं ही इनके पीछे की पूरी कहानी को, है ना, वो बयां करती हैं। तो न्यूरॉन सेल कैसे काम करती हैं, आई होप आपको यहां पर ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ, है ना, अगली कहानी पर। तो आप अगर ठीक तरीके से अगर देखें, तो जब हम इसको ठीक तरीके से देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसको यहां पर थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। तो जब हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो इसे आप यहां पर समझिएगा। देखिए, जैसे एक न्यूरॉन सेल आपको इधर दिख रही है और एक न्यूरॉन सेल आपको इधर दिख रही है। अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हमारे शरीर में न्यूरॉन्स इसी तरीके से अरेंज होते हैं। कैसे? है ना, इसी तरीके से न्यूरॉन्स हमारे शरीर में अरेंज होते हैं, है ना। एक का जो डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है दूसरे के एक्सॉन वाले हिस्से से ये जुड़ा होता है। आप देख पा रहे हैं? अरे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो जब आप इसको ठीक तरह से देख पा रहे हैं तो अच्छे समझिएगा कि जब एक न्यूरॉन जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, मैसेज भेजता है, तो भेजता कहां से है? तो वो भेजेगा एक्सॉन से। कहां से भेजेगा? एक्सॉन से, है ना। जैसे अगर इस न्यूरॉन को अगर मैसेज भेजना है तो इस न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये पीछे वाला। अरे हाँ कि ना। तो जब मैसेज भेजेगा तो यहां से आएगा। तो इसका ये जो एक्सॉन है ना, ये इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। ये है डेंड्राइट्स, है ना। और डेंड्राइट्स का काम क्या है बताइए? तो इनका काम है मैसेज को रिसीव करना, है ना। ये मैसेज को प्राप्त कर लेते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ, है ना। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा है? साइटोन, है ना। अरे क्या है? साइटोन। और साइटोन में फिर वो प्रोसेस होता है, और साइटोन के ठीक बीच में आप देखिए यहां पर क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस, है ना। पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद फिर ये अब अगले एक्सॉन से क्या करता है? भेज देता है ना। इसी तरह से न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या करती है? काम करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आप एक न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा देख रहे हैं और दूसरे न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट वाला हिस्सा देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में, है ना, जहां पर ये जुड़ते हैं, इस जोड़ को या इस संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जहां पर जुड़ता है, उस संधि को, उस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और सिनेप्स के माध्यम से ही जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से ट्रांसफर होके कहां चला जाता है? दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। अरे बोलिए, ये जो न्यूरॉन सेल हैं वो हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, मेरा ऐसा यहां पर मानना है। अरे बताइए, अरे बोलिए। तो जब हम यहां पर, है ना, आज डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स के कितने हिस्से होते हैं? 4। अरे न्यूरॉन्स के कितने हिस्से होते हैं? 4। कौन कौन से? साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक कौन सा? एक्सॉन, है ना। अगर हम साइटोन की बात करें, प्रोसेस करने का काम, न्यूक्लियस इसी में होता है। डेंड्राइट्स का काम क्या है? मैसेज को रिसीव करना। और एक्सॉन का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना, है ना। जो
एक्सॉन में कवर लगा होता है, उस कवर को हम लोग क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। एक्सॉन वाले हिस्से में जो छोटी छोटी सेल पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? स्वान सेल्स कहते हैं। और जहां पर कवर होता है, कवर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो नोड लगा होता है उसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज क्या होता है? आगे निकल जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जब जुड़ेगा तो दोनों के बीच के ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स ही क्या करता है? एक मैसेज को है ना दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। अरे हाँ कि ना? अरे बोलिए, कहानी क्लियर है क्या? अरे कहानी क्लियर है क्या? अब उसके बाद हेडिंग बना दीजिएगा ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। हेडिंग बनाइएगा। क्या बनाएंगे? ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। बताइए, ब्रेन के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मेमोरी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं हम लोग? नर्वस सिस्टम, है ना? तो जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा होता है? ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, ह्यूमन ब्रेन को। कहाँ बनता है ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले कहाँ पर डेवलप होता है? सर में डेवलप होता है। जब बात चलिए तो समझते हैं हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो जब भी हम ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है ना जिस सेगमेंट पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना होता है और पूरे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल के अलावा अब जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो सेगमेंट हमारा कौन सा होता है? ह्यूमन ब्रेन यानी जिसको हम मानव मस्तिष्क कहते हैं, है ना? अब ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है ना? मतलब कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। यानी कि मानव शरीर में है ना जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं इन सभी महत्वपूर्ण अंगों में अगर देखा जाए
तो हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क भी होता है, क्योंकि ब्रेन का एक्चुअल में काम क्या होता है कि इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी या होल बॉडी, है ना। मतलब कि इसका कार्य है कि जो हमारा संपूर्ण शरीर है ना, इस होल बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर को कंट्रोल या फिर उसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये हमारा ब्रेन ही करता है। यानी कि हम चल फिर पाते हैं, है ना, हम कुछ खा पाते हैं, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को, है ना, प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो ये करता है ब्रेन, यानी कि, है ना, जिसे हम दिमाग या फिर मस्तिष्क कहते हैं, है ना। अब ये जो ब्रेन होता है ना, इसके विषय में ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 20% ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? है ना, 20% ऑक्सीजन ये अकेले कंज्यूम करता है, क्योंकि जब, है ना, ये पूरे शरीर को मैनेज करेगा, है ना, जब ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो इसे ऑक्सीजन की नीड नेचुरल है ज्यादा लगेगी, है ना। और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जो खपत होती है वो कौन करता है? तो वो हमारा ब्रेन ही करता है। अकेले 20% जो ऑक्सीजन है वो इसे चाहिए होता है ना। जैसे आपने सुना होगा कि दुनिया में जो अमेजोन बेसिन है ना, जो अमेजोन के जंगल है ना, अमेजोन के जंगल, है ना, पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर का 20% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है ना। अगर अमेजोन बेसिन जिस दिन नष्ट हो जाए ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन नष्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन गैस से ही हम जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम शायद सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होगा, तो पहली बात पानी नहीं बनेगा, और जब पानी नहीं बनेगा तो जल ही जीवन है, वो तथ्य भी गलत हो जाएगा। और ऑक्सीजन, है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, शरीर जी जी रहा है ना। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो भी शरीर नहीं बचेगा। यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। और 20% ऑक्सीजन हमारे शरीर का कौन सा अंग कंज्यूम करता है? तो ये ब्रेन करता है। कौन करता है ना, ये ब्रेन करता है ना। अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसका जो निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में। कहां पर होता है ना, एम्ब्रियो में होता है, यानी जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, है ना। अब ये जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो कहां पर बनता है? तो ये बेसिकली बनता है यूटरस में। कहां पर बनता है? यूटरस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हम लोग लिखते हैं गर्भाशय, है ना। गर्भाशय में, है ना, एम्ब्रियो डेवलप होगा, है ना। और उसी एम्ब्रियो में क्या बनता है? ब्रेन बनता है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा एम्ब्रियो है ना, इस एम्ब्रियो की 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3, है ना। इस एम्ब्रियो की 3 लेयर होंगी, 3 परत होंगी। और सबसे बाहरी वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोडम, है ना। जो इसकी बीच वाली परत है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीसोडम, है ना। और जो इसकी लास्ट वाली परत या लेयर है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं एंडोडम, है ना। और जो ब्रेन होता है ना, ये हमारे एम्ब्रियो के एक्टोडम यानी कि सबसे ये ऊपरी परत में बनता है। कहां पर बनता है ये? है ना, ये सबसे ऊपरी परत में, है ना, ये बनेगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम ब्रेन की बात करेंगे, मतलब मस्तिष्क की, तो इसका निर्माण, है ना, कहां पर होता है? एम्ब्रियो में। कहां पर होगा? एम्ब्रियो, है ना। अब ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा? तो इसको यहां पर थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिएगा, है ना। समझने की कोशिश ये करें कि जब एक बच्चे का विकास होता है, मतलब कि जब एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म प्लस ओवा का इंटरेक्शन होगा, है ना। स्पर्म मेल्स में और ओवा फीमेल्स में, है ना। स्पर्म प्लस ओवा का इंटरेक्शन होगा। और जब दोनों का इंटरेक्शन होगा तो सबसे पहली सेल, मतलब कि एक सेल बनेगी, है ना। और उसी फर्स्ट सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी को जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? है ना, उसे जाइगोट कहते हैं, है ना। अब ये जो जाइगोट होता है ये कहां पर बनता है? तो जाइगोट बनता है फेलोपाइन ट्यूब में। कहां पर बनेगा ये? तो ये बनता है फेलोपाइन ट्यूब में। और इसी फेलोपाइन ट्यूब से ही जुड़ी होती है क्या? ओवरी, यानी जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं।
और महिलाओं में जो ओवरी होती है यहीं पर बनते हैं ओवा, यानी जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। तो फेलोपाइन जो ट्यूब है वहां पर सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनेगा। मतलब कि स्पर्म और ओवा का इंट्रैक्शन भी फेलोपाइन ट्यूब में होगा, और फेलोपाइन ट्यूब में इंट्रैक्शन होने के बाद पहली सेल बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट, है ना। और जाइगोट आगे चलकर क्या होगा कि जाइगोट आगे चलकर, जैसे कि यहाँ पर एक फेलोपाइन ट्यूब है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ये ओवरी होती है ना। और इस तरह की जो ट्यूब हमें देखने को मिलती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेलोपाइन ट्यूब, है ना। ये वाला ओवरी होता है जहां पर ये ओवा यानी कि अंडे बनते हैं, और यहाँ पर जो होता है इसे हम लोग फेलोपाइन ट्यूब कहते हैं। तो यहीं पर स्पर्म प्लस ओवा मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद, है ना, यही जाइगोट खिसक कर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है, और इसी वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको, यूट्रस। इसी को गर्भाशय कहा जाता है ना। और ये जो यूट्रस होता है ना, यहाँ पर जब जाइगोट आ गया तो वही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बदल जाएगा, एम्ब्रियो में, जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, है ना। और यही जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब बनेगा तो सबसे पहले अपर लेयर बनेगी, फिर मिड लेयर बनेगी, फिर निचली लेयर बनेगी। तो जब अपर लेयर यानी एक्टोडर्म बनता है ना, तो उसी समय ब्रेन बन जाता है। तो ब्रेन का निर्माण कहां पर होता है, एम्ब्रियो के, है ना, 3 लेयर में से एक्टोडर्म में ये बन जाता है। अरे बोलिए हाँ के ना, है ना। तो इस तरीके से ब्रेन जो बच्चे के जन्म के समय डेवलप होता है ना, वो किस तरीके से डेवलप होता है, ये पूरी प्रोसेस आपने समझी, है ना। जब जाइगोट है तो जाइगोट केवल और केवल क्या है, इंट्रैक्शन है, वहां पर शरीर के अंग नहीं बनते हैं। शरीर के अंग कहां पर बनेंगे, यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, जब वो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और एम्ब्रियो कब बनता है, तो लगभग अगर हम देखें तो इंट्रैक्शन के बाद, है ना, इंट्रैक्शन के बाद लगभग जो 1.5 से 2 महीने का समय होता है, उस समय पर एम्ब्रियो जो होता है वो मैच्योर होने लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि तकरीबन 2 महीने के बाद ही, मतलब 3 महीने के आसपास ही, किसी भी बच्चे का जेंडर डिसाइड हो सकता है कि वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। अगर एम्ब्रियो के सेंटर में, है ना, एम्ब्रियो के मध्य में अगर डॉट जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो बेबी बॉय होगा। और अगर डॉट नहीं है, वो ब्लैंक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो बेबी गर्ल होगी, है ना। तो इस तरीके से जेंडर डिसाइड किया जाता है। और इसीलिए आजकल आप देखोगे हॉस्पिटल्स में लिखा होता है कि प्रसव पूर्व, है ना, जेंडर डिसाइड करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये एक तरह का दंडनीय अपराध है। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, है ना, पहले के लोग जो है वो डॉक्टर को थोड़ा सा, है ना, खिला पिला के और पूछ लेते थे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी ऐसी भी रही, है ना, जिसने यहाँ पर कन्याओं की हत्या की। तो इन्हीं सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एक कठोर कानून बनाया गया, और ये कह दिया गया कि अब आप जेंडर जो है वो नहीं पूछ सकते हैं बच्चे के जन्म के पहले। तो ये जो पूरी कहानी थी ब्रेन के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाया। अब ये जो हमारा ब्रेन होता है, इस ब्रेन का अगर हम वेट यानी कि इसका अगर हम वजन देखें, है ना, इसका जो वेट यानी कि वजन होता है, ये तकरीबन होता है 1300 टू 1400 ग्राम, यानी 1300 से लेके 1400 ग्राम के आसपास तक होता है ना। मतलब कि किसी में 1400 ग्राम का भी होगा, तो किसी में 13.5 का होगा, किसी में 13 भी होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा ब्रेन छोटा है ना, या हमारा मस्तिष्क कम विकसित हो गया है। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो फीचर काम उतना ही करेगा, ये बस थोड़ा सा वेरी कर जाता है ना। तो इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास तक का ब्रेन का वेट होता है, और इसीलिए एवरेज हम कहते हैं कि लगभग कितना होता है, 1300, है ना, 50 ग्राम के आसपास, है ना, जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है उसका वजन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण क्या है, ये अंग है ना। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। आप क्लास खत्म हो गई, आपको कौन बताएगा क्लास खत्म हो गई, ब्रेन, है ना। कौन बताएगा कि यहीं पूरे दिन नहीं रहना है, घर भी चलना है, भूख भी लग रही, खाना भी खाना है, कौन बताएगा, ब्रेन, है ना। अब थोड़ा सा, है ना, सोना भी है ना, तो कौन बताएगा, ब्रेन।
है ना। ब्रेन ही, जो लोग एक्टिव होंगे उनको तुरंत आभास करा देगा आधे घंटे हो गए, नैप ले लिया, थोड़ा सा सो लिया, अब उठो, है ना ब्रेन। और वो ब्रेन ही होगा जो पापी ब्रेन होगा। कैसा ब्रेन होगा? पापी। और वो पापी ब्रेन कहेगा सोते रह, सोते रह, सोते रह, है ना। वो 6-7 बजे तक सुलाएगा, है ना, और फिर अचानक से उठाएगा, बाकी लोग पड़ गए, 3-4 टॉपिक खत्म। वो ब्रेन ही है। पूरी बॉडी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार यही है। 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। फॉर्मेशन कहां पर होगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में कहां पर बनता है? एक्टोडर्म में, है ना। एम्ब्रियो कहां बनेगा? यूट्रस में, है ना। और फिर उसके बाद वेट कितना होता है इसका? 1300 टू 1400 ग्राम, मतलब 1 किलो से ज्यादा होता है। मतलब 1.5 किलो के आसपास का लगभग जो हमारा ब्रेन है उसका साइज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है ना। अब ये जो ब्रेन होता है हमारा, है ना, इस ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, इस ब्रेन या मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? सो इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, है ना। ये 3 पार्ट्स में ये बटा होता है। और 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट को बोला जाता है फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? फोर ब्रेन। और इसे हिंदी में लिखा जाता है अग्र मस्तिष्क। इसे लिखा जाता है अग्र मस्तिष्क। और ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा होता है उसे बोला जाता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन को हम लोग क्या लिखते हैं? इसे बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। इसे बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। और जो ब्रेन का तीसरा हिस्सा होता है, इस तीसरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन को क्या लिखा जाता है? पश्चिम मस्तिष्क। अरे क्या बोलते हैं इसको? तो इसे लिखा जाता है पश्चिम मस्तिष्क। आप भी समझ पा रहे हैं, ये हमारा पूरा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन के कितने हिस्से हैं बताइए? तो ब्रेन के 3 हिस्से हैं, है ना। एक ये सामने वाला, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, ये अग्र मस्तिष्क है। एक सेंटर में है ना, बीच वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड ब्रेन, ये मध्य मस्तिष्क है। और एक पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? है ना, हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। कुल मिलाकर ब्रेन के कितने पार्टों में बटा होता है? 3, है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये जो फोर ब्रेन होता है ना, इस फोर ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। अब इसके भी 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2, है ना। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं एक पार्ट को? सेरेब्रम, है ना। हिंदी में भी सेरेब्रम लिखिएगा, है ना। और दूसरे को कहा जाता है डाइसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाइसेफेलॉन। और ये जो डाइसेफेलॉन होता है, ये इसके भी होते हैं 2 हिस्से, है ना। डाइसेफेलॉन के ये जो 2 हिस्से हैं, इसमें से एक को हम कहते हैं थैलमस, और एक को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। एक को क्या बोलते हैं? थैलेमस। और एक को क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये जो फोर ब्रेन यानी आगे का हमारा हिस्सा है ना, ये 2 हिस्सों में बटा होता है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रम, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें इतनी चीजें याद रहती हैं, जिसको बोलते हैं दिमाग का तेज होना, वो सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। सेरिब्रम जिसका तेज होगा, है ना, उसे चीजें लंबे समय तक क्या रहती हैं? याद रहती हैं, है ना। वो व्यक्ति जो होता है वो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में उसको लोग रखते हैं, है ना। जबकि सेरिब्रम वगैरह होता सब में है, सेरिब्रम का इस्तेमाल कौन कितना सही से कर रहा है ये मैटर करता है ना। तो अब देखो, सेरेब्रम, दूसरा है डाइसेफेलॉन। और डाइसेफेलॉन के हो गए 2 हिस्से, एक को हम थैलमस और दूसरे को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, है ना। फिर आ गया मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा। और जो ये मिड ब्रेन है, इसके भी होते हैं 2 हिस्से, ये भी 2 हिस्सों में बटा होता है। और इसके जो 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट में से एक को हम बोलते हैं कारपोरा। क्या बोलते हैं? कारपोरा। और दूसरा जो हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है क्या? इसे बोला जाता है सेरेब्रल। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहा जाता है सेरेब्रल, है ना। तो आप भी ऐसे हिंदी में भी लिखिएगा, कारपोरा एवं सेरेब्रल, है ना। अब उसके बाद देखिए, हिंड ब्रेन, यानी कि ये पिछला जो मस्तिष्क का हिस्सा है ना, ये भी होते हैं 2 पार्ट में, है ना। ये भी बटा होता है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं सेरेबेलम। उधर है सेरेब्रम, इधर है सेरेब्रल, और इधर है सेरेबेलम।
तीनों अलग अलग हैं, इनको एक समझने की गलती नहीं करना, नहीं तो आपको ये लग रहा होगा कहीं सेरेब्रम को ही बदल के सेरेब्रल तो नहीं कर दिया, उसे बदल के बेलम, है ना, बदलते बदलते गुस्सा आया उठा लिया बेलन, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। देखो ये सेरेब्रम है, इधर सेरेब्रल है और इधर क्या है, सेरेबेलम है। और जो इसका, है ना, सबसे पिछला हिस्सा होता है यहां पर, इसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला ऑब्लागेंटा। मेड्यूला ऑब्लागेंटा इसे कहा जाता है। तो एक बात बताइए कि ब्रेन के जो तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट हैं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। पहला पार्ट कौन सा भाई, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। कितने भागों में बटा हुआ है अग्र मस्तिष्क, दो, है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रम, और दूसरे को क्या कहा जाता है, डाइसेफेलॉन। अरे क्या बोलते हैं, डाइसेफेलॉन। देखो दोनों का काम क्या होता है, इसको समझो। तो जब हमारा हम ये अगले मस्तिष्क की बात करते हैं, यहां पर दो चीजें हैं, एक सेरेब्रम भी है और यहां पर डाइसेफेलॉन भी है। सेरेब्रम का काम होता है मेमोरी पावर को बढ़ाना, याददाश्त को तेज रखना, याददाश्त को तेज रखना, है ना। इसका काम होता है विजडम यानी कि बुद्धि के लिए। अगर सेरेब्रम किसी का बढ़िया चल रहा है, देखो चलता सबका एक ही जैसा है, पर किस डायरेक्शन में चल रहा है इंपॉर्टेंट ये है ना, महत्वपूर्ण ये है। तो सेरेब्रम जितना सही दिशा में चलेगा, है ना, उतने व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा है। मेमोरी पावर उसकी बहुत बेहतर होगी, है ना, और साथ ही साथ चीजों को लंबा वो याद कर पाएगा। और इसके अलावा, है ना, वो लोगों को पहचानता बहुत जल्दी है। देखोगे कई बार लोग कई दिनों के बाद देखते हैं तो अपन नहीं पहचान पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपन को कितने दिन बाद भी देखे वो तुरंत पहचान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेरेब्रम जो है वो भ्रमित है और उनका जो सेरेब्रम है वो एकदम एक्टिव है, वो सक्रिय है। तो ये बुद्धि, इंटेलिजेंस और साथ ही साथ मेमोरी के लिए ये जिम्मेदार होता है सेरेब्रम। अरे समझ गए क्या, है ना। दूसरा होता है डाइसेफेलॉन, इसके दो हिस्से होते हैं, थैलमस और हाइपोथैलेमस। थैलमस का काम है कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है ये बताना। इट डिसाइड वार्म एंड कोल्ड। हम गर्म पानी पीते हैं, हमको तुरंत पता चल जाता है पानी तो गर्म है, कौन बता रही है, थैलमस। हम आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी अगर लग रही है तो वो कौन बता रहा है, थैलमस। थैलमस का काम है ठंडा और गर्म बताना, बात खत्म। क्या बताना, ठंडा और गर्म बताना, इसका सिर्फ काम बस है ठंडा और गर्म बताना। किसी चीज को आपने छुआ वो ठंडी ठंडी है ना, कौन बताएगा, थैलमस, है ना। और अगर वही चीज आपने छू लिया गर्म है, चिमटा छू लिया, तो चिमटा छू लिया तो चिमटा छोड़ भी तो देते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ की सेल ने तुरंत मैसेज किसको दिया, न्यूरॉन्स को, ब्रेन में, और ब्रेन ने प्रोसेस करके बता दिया क्या कर रही है, गर्म। हमारे हाथों ने उस चिमटे को तुरंत क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। ये कौन बता रही है, थैलमस। हमारा जो थैलमस है, मतलब फोर ब्रेन का हिस्सा, वहां के न्यूरॉन्स ने मैसेज दिया स्किन वाली न्यूरॉन को कि भैया हाथ हटा लो। ठंडा और गर्म बताने का काम कौन कर रहा है, थैलेमस। और अगला आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है फीलिंग्स। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, फीलिंग्स, है ना, एहसास, भावनाएं जो हैं, ये इनको पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है ना। प्रेम, घृणा, क्रोध, चिढ़, ये सारी चीजें जो होती हैं उसकी वजह कौन है, ये हाइपोथैलेमस। अरे समझ रहे हैं, किसी से प्रेम हुआ उसके लिए जिम्मेदार हाइपोथैलेमस, दिल का कोई रोल नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, दिल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिल का काम है ब्लड को पंप करना, और वो सिर्फ ब्लड को पंप करने का ही काम करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। दिल में कोई फीलिंग नहीं होती है ना। व्यक्ति तो इतने उदास हो जाते हैं, गाना गाते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अरे भैया काहे को तोड़ रहे हैं भैया जबरदस्ती में, भैया उसकी गलती ही नहीं है कोई। तोड़ना है तो किसको तोड़ना है, हाइपोथैलेमस को तोड़ो। हर चीज का जिम्मेदार यही है ना।
और किसी से नफरत हो गई, हेट हो गई। हेट मतलब नफरत, एंग्री मतलब क्रोध, गुस्सा। दोनों शब्दों में अंतर है। क्रोध गुस्से का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए किसी व्यक्ति से नाराजगी हो गई, वो क्रोध है, वो गुस्सा है। लेकिन उसकी बातों से इतना क्रोधित हुए कि उस व्यक्ति की शकल तक नहीं देखना चाहते, कभी कभी बोल देते हैं ना, तुम्हारी शकल नहीं देखना चाह रहे हम, वो नफरत है, वो हेट है। और व्यक्ति देखोगे कि जब गुस्से में बोलता है ना, तो कैसे बोलता है कि मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, समझ में नहीं आ रही है, मैं गुस्सा हूं, वो ऐसे बोलता है। लेकिन जब व्यक्ति नफरत में बोलता है ना, उसके हाव भाव अलग रहते हैं। वो कैसे बोलता है? नफरत करता हूं मैं तुमसे। व्यक्ति की जो टोन है वो पूरी तरीके से टोन ही बता देती है कि व्यक्ति गुस्सा है कि नफरत कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। अरे समझ रहे हो? तो फोर ब्रेन के दो हिस्से, एक है सेरेब्रम, एक है सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या है? मेमोरी, याददाश्त, चीजें याद हैं, चीजें याद हैं। वो क्या हो गया? सेरेब्रम। व्यक्ति कोने में बैठ के गाना गा रही है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बस याद 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 रह जाती है। सेरेब्रम करवा रही है उससे। कौन करवा रही है? सेरेब्रम। कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है, ये कौन बताता है? थैलमस। और फीलिंग्स यानी भावनाओं के लिए जिम्मेदार कौन? हाइपोथैलेमस। अरे कौन? हाइपोथैलेमस। अब आ जाइए मिड ब्रेन में। फोर ब्रेन पापी ये। अब अपन कहाँ आ गए? मिड ब्रेन, जिसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। इसके भी होते हैं दो हिस्से, एक को हम कहते हैं कारपोरा और एक को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल। अरे बोलिए। अब कारपोरा का काम ये होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं, तो हमने एग्जैक्टली क्या देखा, ब्रेन का जो हिस्सा डिसाइड करता है वो कारपोरा है। या जो भी हम सुनते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है? कारपोरा। इसका काम है देखने और सुनने में मदद करना। और अगला है सेरेब्रल। सेरेब्रल का काम है, इसका काम क्या है? देखना एवं सुनना में मदद करना, है ना। और सेरेब्रल का काम क्या होता है कि इट कनेक्ट्स, ये जोड़ता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये करता है सेरेब्रल। जैसे अब मैंने कल बताया था ना कि जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो कोई आवाज दे रहा होता है तो हम कभी कभी नहीं सुन पाते हैं। हम उस चीज में मेंटली इतने इन्वॉल्व हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि बहुत गजब का पढ़ रहे हैं और इन्वॉल्व हो गए। अब कोई आवाज दे रही है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो सामने वाला क्या है, बहुत तेजी से आवाज देता है। जब अपन नहीं सुन पाते ना, तो सामने वाले की टोन एक्चुअली बढ़ जाती है, वो तेजी से बुलाता है। जब वो तेजी से बुलाता है तो आप देखोगे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो क्योंकि बिजी थे, तो उन्होंने मैसेज को तुरंत ट्रांसफर कर दिया स्पाइनल कॉर्ड में, और हमें झटका लगता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते हैं ना अपन। जब इन्वॉल्व बहुत हो और कोई जोर से बुलाए तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, हाँ, है ना। वो जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो करते हैं सेरेब्रल की वजह से, क्योंकि अब जवाब उस व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स देने लगती हैं। इसका काम है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना। तो मिड ब्रेन क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे बताइए हाँ कि ना, अरे बताइए हाँ कि ना। और लास्ट में आ जाता है हिंड ब्रेन, और इसमें दो हिस्से होते हैं, एक है सेरेबेलम और एक कौन सा है बताइए? मेडुला ऑब्लागेंटा, है ना। सेरेबेलम का काम होता है शरीर का बैलेंस बनाना,
ये शरीर के संतुलन यानी कि ये बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। संतुलन यानी कि ये बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? सेरिबेलम। अगर मैं कहूं कि कोई चीज नीचे पड़ी है और आपको उसे अगर झुककर उठाना है, तो ये ब्रेन का कौन सा हिस्सा बताएगा कि आपको झुककर उठाना है? सेरेबेलम। शरीर का ये जो बैलेंस है, इस शरीर के पूरे बैलेंस को बनाने का काम इसी का है। इसीलिए कहते हैं टेबल पर पड़ी पेंसिल है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, या नीचे पड़ी कोई वस्तु है, उसको आप उठा रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? तो सेरेबेलम है। कौन सा इन्वॉल्व हो रही है? सेरेबेलम इन्वॉल्व हो रही है। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए। वेरी गुड, है ना? और मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है? इसका काम होता है एक तो रेस्पिरेशन, श्वसन में हेल्प करना, है ना? ये रेस्पिरेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये रेस्पिरेशन में यानी कि हेल्प करता है। और जब हमें छींक आती है, छींक यानी कि स्नीज, है ना? जब हमें कफ यानी कि खांसी आती है, तो छींक या खांसी आते समय आंखें बंद होती हैं। ये किसकी वजह से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से होता है। आप देखोगे ना, जब हम छींकते हैं तो आंखें पहले ही बंद हो जाती हैं। अरे होता है कि नहीं? अब कोई बोलोगे नहीं बंद होगी, हम तो आंख खोल के छींकेंगे, है ना? तो वो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि आंखें जो हैं उसका रंग बदल जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, लाल पड़ जाएंगी आंखें। अरे समझ रहे हैं? तो रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा, छींक खांसी इनके लिए ये जिम्मेदार होता है ना? साथ ही साथ सेरेबेलम ये बैलेंस करने के लिए है। सेरेब्रल ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। कारपोरा ये देखने सुनने में हेल्प करता है ना? हाइपोथैलेमस ये फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार होता है, फीलिंग्स, है ना? थैलेमस ये फिर कोल्ड या फिर वार्म चीजें बताता है, ठंडी या फिर गर्म चीजें, है ना? और सेरेब्रन ये मेमोरी यानी कि ये हमारे, है ना, याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। एक बात बताइए, सारे सेगमेंट आपको ब्रेन के क्लियर हुए कि नहीं हुए? हमारी चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पर बात कर ली है। कल का हमारा चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र पर कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम जुड़ते हैं अगली क्लास में। इस सेशन में आप सब लोगों ने बहुत शानदार अटेंशन बनाए रखा, है ना? इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिवाइज करके आइएगा और जहां पर भी डाउट्स हो आप पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।